के साथ ऐसा हुआ है कि फोन पर एक मैसेज टोन बजी और दिल बैठ गया। बैंक से मैसेज आया है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर ₹50,000 और ये पता है कि ये ट्रांजैक्शन आपने तो किया ही नहीं। दिमाग एकदम सुन, हाथ पैर ठंडे। शायद किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर दिया था या कोई क्यूआर कोड स्कैन कर लिया और सब खत्म। बिल्कुल। आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी खौफनाक सच पर है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह का इमरजेंसी एक्शन प्लान है। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी या कह लें साइबर फ्रॉड हो चुका है। या फिर उन सब के लिए जो इस डर में जीते हैं कि भैया अगर कभी ऐसा हो गया तो करेंगे क्या। सही कहा। आज हम उस घबराहट को एक तरफ रखकर उस प्लान को समझेंगे। तो मिशन साफ है, हम उन सटीक कदमों को डिकोड करेंगे जिनसे फ्रॉड में गए पैसे के वापस मिलने की जो संभावना है वो 90% तक बढ़ जाती है। और इसमें सबसे जरूरी है समय, क्योंकि जो पैसा आपकी नजरों के सामने चोरी होता है तो हर सेकंड, हर पल कीमती होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, समय। क्योंकि जो जानकारी हमारे हाथ लगी है वो साफ साफ कहती है कि फ्रॉड होने के ठीक बाद के कुछ घंटे इतने ज्यादा जरूरी है कि वो तय करते हैं कि पैसा वापस आएगा या हमेशा के लिए चला जाएगा। इन्हें एक खास नाम भी दिया गया है, द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर, ये तो सुनने में किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसा लग रहा है भी वैसा ही। मतलब जैसे मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टरों के पास बहुत कम वक्त होता है। सोर्स के हिसाब से फ्रॉड होने के बाद के पहले 2 घंटे सबसे कीमती हैं। तो मेरा सवाल ये है, ऐसा क्यों है? इन 2 घंटों में ऐसा क्या जादू होता है जो बाद में नहीं हो सकता? ये सवाल ही सबसे जरूरी है। देखिए, जब हम यूपीआई या नेट बैंकिंग से पैसा भेजते हैं तो हमें लगता है कि पैसा पलक झपकते ही एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में पहुंच गया। हाँ, स्क्रीन पर तो ये दिखता है। बिल्कुल, लेकिन पर्दे के पीछे बैंकिंग सिस्टम में पैसा एक बहुत जटिल रास्ते से गुजरता है। वो तुरंत फ्रॉड करने वाले की जेब में नहीं पहुंचता। अच्छा। हाँ। उसे एक बैंक के सर्वर से दूसरे बैंक के सर्वर तक कई गेटवेज से होकर गुजरना पड़ता है। इसे हम सेटलमेंट प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, तो मतलब पैसा एक तरह की यात्रा पर होता है। वो तुरंत डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता बल्कि रास्ते में होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही वो खिड़की है, यही वो मौका है। गोल्डन आवर वो समय है जब आपका पैसा उस डिजिटल यात्रा में इन ट्रांजिट यानी कि रास्ते में होता है। और अगर सही समय पर एक्शन लिया जाए तो उस पैसे को फ्रॉड करने वाले के फाइनल अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही बीच रास्ते में रोका जा सकता है, उसे फ्रीज किया जा सकता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे मान लीजिए मैंने कुरियर से कोई कीमती पैकेज भेजा और मुझे पता चले कि अरे गलत पते पर भेज दिया, तो मैं तुरंत कुरियर कंपनी को फोन करके उसे डिलीवरी से ठीक पहले रुकवा लूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही एनालॉजी है। समझ गया। तो मतलब रफ्तार ही सब कुछ है। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उस गोल्डन आवर में उसे घड़ी की सुई से भी तेज भागना होगा। तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? जब दिमाग काम करना बंद कर दे तब उसे क्या करना है? उस वक्त सोचना नहीं है, सिर्फ एक नंबर डायल करना है और वो नंबर है 1930। 1930? जी, ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। सोर्स के मुताबिक फ्रॉड होते ही सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यही है। 1930। लेकिन एक सवाल मन में आता है, हम सब ने सरकारी हेल्पलाइन के अनुभव देखे हैं, क्या ये वाकई इतनी तेजी से काम करता है या ये सिर्फ एक और कस्टमर केयर नंबर है जहां मतलब बस शिकायत दर्ज कर ली जाएगी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। 1930 हेल्पलाइन सीधे I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से जुड़ी है, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। अच्छा। करने का तरीका बहुत दिलचस्प है। जब आप इस पर कॉल करके बताते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगते हैं, आपका बैंक, कितनी रकम थी और सबसे जरूरी ट्रांजैक्शन ID। और ये जानकारी मिलते ही सिस्टम क्या करता है? जैसे ही आप ये जानकारी देते हैं, एक ऑटोमेटेड टिकट जनरेट होता है जो रियल टाइम में एक साथ कई जगहों पर आप कह सकते हैं अलार्म बजा देता है। अरे वाह! ये टिकट तुरंत आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को और जिस बैंक या वॉलेट के अकाउंट में पैसा गया है उसके नोडल ऑफिसर को भी पहुंच जाता है। तो ये सिस्टम पैसे के रास्ते को ट्रैक करता है। हाँ, और आगे वाले बैंक को निर्देश देता है कि इस अमाउंट को तुरंत होल्ड पर डाल दो, इसे फ्रीज कर दो। मतलब ये सिर्फ शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है, ये असल में पैसे के पीछे भाग रहा है। एक तरह की डिजिटल चेज। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया। ये एक डिजिटल चेज ही है। इसीलिए पहली कॉल जितनी जल्दी होगी,
पैसे को बीच रास्ते में पकड़ने और फ्रीज करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हर मिनट की देरी का मतलब है कि आप चोर को भागने का मौका दे रहे हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए कोई बाजार में है और उसके फोन पर मैसेज आता है कि 50,000 रुपए कट गए, हाथ पांव फूल गए। उस घबराहट और पैनिक के पल में ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ से मिलेगी? क्या पहले अपना बैंकिंग ऐप खोलकर उसमें ढूंढना चाहिए या सीधे 1930 डायल करना चाहिए? पहले 1930 डायल करें। अच्छा। कॉल कनेक्ट होने में जो भी कुछ सेकंड या मिनट लगे, उस दौरान आप अपने बैंक से आए एसएमएस में या अपने बैंकिंग ऐप में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर आईडी ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता कॉल लगाना है। ठीक है, तो पहला नियम है घबराओ मत, 1930 डायल करो। ये तो हुआ आग बुझाने के लिए पहला पानी डालना। सही। लेकिन सिर्फ पानी डालने से काम नहीं चलेगा, कानूनी तौर पर फायर ब्रिगेड को भी तो बुलाना पड़ेगा। तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है इस अपराध को कानूनी तौर पर दर्ज करवाना। 1930 पर कॉल करने के तुरंत बाद आपको www.cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होती है। अच्छा, तो 1930 पर कॉल एक तरह से पुलिस को फोन करके चोर को रोकने के लिए कहना है। हाँ। और वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करना एफआईआर लिखवाने जैसा है। क्या ये सही समझा मैंने? ये बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही। 1930 पर कॉल तात्कालिक कार्रवाई है, पैसे को रोकने के लिए। लेकिन cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करना एक परमानेंट कानूनी रिकॉर्ड बनाना है। ये आपकी तरफ से एक आधिकारिक सूचना है कि आपके साथ अपराध हुआ है और भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई का आधार यही शिकायत बनती है। और इस पोर्टल पर क्या-क्या जानकारी देनी पड़ती है? क्या ये प्रक्रिया बहुत जटिल है? नहीं, प्रक्रिया को सीधा रखने की कोशिश की गई है। आपको घटना का विवरण देना होता है, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है सबूत अपलोड करना। यहीं पर केस मजबूत होता है। सबूत जैसे फ्रॉड वाले मैसेज, ईमेल या व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट, आपके बैंक स्टेटमेंट में दिख रही ट्रांजैक्शन की जानकारी, और अगर धोखेबाज का फोन नंबर या कोई और जानकारी है तो वो सब अपलोड करना होता है। ठीक है। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है और ये बहुत जरूरी है कि उस शिकायत की एक पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित जरूर रखें। ये आपका सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ तुरंत कॉल करके पैसे का पीछा करना। दूसरा कदम हुआ उसे लिखित में दर्ज करवाकर कानूनी प्रक्रिया शुरू करना। अब सोर्स हमें तीसरे और सबसे दिलचस्प कदम की ओर ले जाता है, जो सीधे बैंक से जुड़ा है। जी। कहा गया है कि ऑनलाइन शिकायत के बाद अगले 48 से 72 घंटों के भीतर अपने बैंक में जाकर भी लिखित शिकायत देना जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत पावरफुल पॉलिसी का जिक्र है, आरबीआई की जीरो लायबिलिटी पॉलिसी। मैंने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं है, ये क्या चीज है? ये पॉलिसी एक ग्राहक के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। ब्रह्मास्त्र? जीरो लायबिलिटी का मतलब है शून्य देनदारी। आरबीआई का ये नियम कहता है कि अगर किसी की जेब से पैसा उसकी गलती के बिना निकला है तो उस नुकसान को भरने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि बैंक की है। वाह, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हर बैंक ग्राहक के पास है, बस उन्हें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक मिनट, आपकी गलती के बिना, इसका क्या मतलब है? बैंक ये कैसे तय करेगा कि गलती किसकी थी? ये बहुत जरूरी सवाल है। आपकी गलती के बिना का मतलब है कि आपने अपनी संवेदनशील जानकारी, जैसे कि अपना पिन, ओटीपी या पासवर्ड, जानबूझकर किसी के साथ साझा नहीं किया है। अच्छा। अगर धोखाधड़ी किसी सिस्टम की खामी, किसी मैलवेयर अटैक, फिशिंग लिंक या किसी और वजह से हुई है जिसमें आपने लापरवाही नहीं बरती, तो ये पॉलिसी लागू होती है। और अगर किसी ने खुद अपना ओटीपी किसी को बता दिया तो फिर ये पॉलिसी मदद नहीं कर पाएगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या बैंक आसानी से मान जाते हैं, या ग्राहक को ये साबित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि भाई मेरी गलती नहीं थी? यहाँ पे थोड़ी व्यावहारिक चुनौती आती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। बैंक आसानी से जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वही तो। और यहीं पे आपका दूसरा कदम यानी cybercrime.gov.in पर की गई शिकायत काम आती है। जब आप अपनी बैंक शाखा में लिखित शिकायत के साथ उस ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी लगाते हैं तो आपका केस बहुत मजबूत हो जाता है। तो मतलब आप बैंक को ये बता रहे होते हैं कि ये मामला अब कानूनी जांच के दायरे में है। बिल्कुल। और इस पॉलिसी को इस्तेमाल करने की कोई समय सीमा भी है? हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। इस पॉलिसी का पूरा फायदा उठाने के लिए धोखाधड़ी होने के 3 कार्य दिवसों यानी 3 वर्किंग डेज के भीतर अपने बैंक को लिखित में सूचित करना ही होगा। सिर्फ 3 दिन? जी। अगर आप इस समय सीमा में बैंक को सूचित कर देते हैं और ये साबित होता है कि आपकी लापरवाही नहीं थी,
तो आपको एक भी रुपए का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पूरा पैसा वापस करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। वाह, ये तो एक पूरा सुरक्षा चक्कर है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल। इतनी दौड़-भाग और प्रक्रियाओं को समझने के बाद जाहिर है कि सबसे अच्छा तो यही है कि ये नौबत ही ना आए। मतलब रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। ये सारी प्रक्रिया तो तब काम आती है जब नुकसान हो चुका हो, लेकिन हमारी पहली और सबसे मजबूत दीवार तो जागरूकता ही है। साइबर सुरक्षा का सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे सरल नियम यही है कि आप अपने घर की चाबियां किसी अनजान को नहीं देते। सही। इसी तरह आप अपने डिजिटल घर की चाबियां भी किसी को नहीं देंगे। और इन चाबियों से मेरा मतलब है ओटीपी, पिन, पासवर्ड, सीवीवी नंबर। हाँ, सीवीवी नंबर। ये सब आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबियां हैं। और ये जानकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ भी साझा नहीं करनी है। ये गांठ मान लेने वाली बात है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि कई फ्रॉड करने वाले खुद को बैंक कर्मचारी बताकर ही फोन करते हैं। और यही उनकी तरकीब है। कोई भी असली बैंक या कोई भी प्रतिष्ठित कंपनी कभी भी फोन कॉल, ईमेल या मैसेज पर आपसे आपका पासवर्ड, ओटीपी या पिन नहीं मांगेगी। कभी नहीं। कभी नहीं। अगर कोई खुद को बैंक का मैनेजर या आरबीआई का गवर्नर बताकर भी ये जानकारी मांग रहा है, तो समझ लीजिए कि वो 100% एक धोखेबाज है। ये एक रेड लाइन है जिसे कभी किसी भी हालत में पार नहीं करना है। बहुत ही साफ और कारगर जानकारी। तो चलिए इस पूरी बातचीत के सार को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये एक्शन प्लान सबके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। जरूर। पहला और सबसे जरूरी, अगर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो घबराना नहीं है। याद रखें, पहले 2 घंटे गोल्डन आवर हैं। दूसरा, बिना एक पल सोचे तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। तीसरा, कॉल के फौरन बाद www.cybercrime.gov.in पर जाकर एक विस्तृत लिखित शिकायत यानी एक डिजिटल FIR दर्ज करें और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें। और चौथा, 3 दिनों के अंदर अपने बैंक को लिखित में सूचित करें और साथ में ऑनलाइन शिकायत की कॉपी जरूर लगाएं ताकि आरबीआई की जीरो लायबिलिटी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा सके। ये कदम एक सुरक्षा कवच की तरह है जो उस मुश्किल घड़ी में रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बताइए। ये प्रक्रिया और ये नीतियां तो कागज पर मौजूद है और ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम रोज खबरों में पढ़ते हैं कि फिर भी बहुत से लोग साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद अपने पैसे वापस नहीं पा पाते। ये तो सच है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बाधा केवल जागरूकता की कमी है या इन प्रक्रियाओं का पालन करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं। जैसे क्या 1930 पर तुरंत कॉल लग जाती है? क्या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करना वाकई आसान है? क्या बैंक का स्टाफ इस प्रक्रिया में सहयोग करता है? बिल्कुल। शायद असली चुनौती इन बेहतरीन नीतियों को जमीनी स्तर पर हर एक व्यक्ति के लिए 100% सुलभ और असरदार बनाने में है, जिसका समाधान खोजा जाना अभी बाकी है।